क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। भाई कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है उसी को उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। ये चीज क्लियर है, हो रही है? हाँ, किसी चालक को Q आवेश देने पर, अगर उसको Q आवेश दिया जाता है तो उसका जो विभव है वो बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Q समानुपाती होता है विभव के। Q समानुपाती होता है किसके? विभव के। जितना विभव बढ़ेगा उतना ही उसका आवेश बढ़ेगा। और अगर हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट लगाएंगे हम C। C का मतलब है धारिता। C का मतलब क्या है? धारिता। तो धारिता का जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा C बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। तो ये ध्यान रखना, अब धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। मतलब कि आवेश बटे विभव। कैपिटल सी का मतलब चालक की धारिता जो उसके आकार पर निर्भर करेगी। सॉरी, नहीं, यहाँ पर जो लिखा है उसका मतलब समझिए। सी का मतलब है चालक की धारिता जो कि उसके आकार पर, चालक की धारिता जो उसके आकार पर, क्षेत्रफल पर व माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगी। तो चालक की धारिता आकार पर भी निर्भर करेगी, उसके एरिया क्षेत्रफल पर भी, और माध्यम कैसा है उस पर भी निर्भर करेगी। आगे देख लेते हैं धारिता के मात्रक। तो धारिता का मात्रक एमकेएस होता है फेरड। फेरड एमकेएस मात्रक है धारिता का। और स्टेट फेर, इसको ठीक कर लेना, स्टेट फेरड आएगा। स्टेट फेरड, स्टेट फेरड आएगा। तो स्टेट फेरड कौन सा मात्रक होगा? सीजीएस मात्रक होगा। सीजीएस मात्रक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक माइक्रो फेरड, अब देख पा रहे हैं ये एक माइक्रो फेरड। एक माइक्रो फेरड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कितना होता है? एक माइक्रो फेरड का मतलब 10⁻⁻⁶ और उसी प्रकार एक नैनो फेरड मतलब होता है 10⁻⁹ और एक पीको फेरड मतलब होता है 10⁻⁻12 फेरड। ये क्लियर है? अब आगे हम देख रहे हैं गोलीय चालक की विद्युत धारिता। तो गोलीय चालक की विद्युत धारिता, गोलीय चालक की विद्युत धारिता, इसका सूत्र क्या होता है? एमकेएस पद्धति में अगर गोलीय चालक की धारिता देखें तो उसका फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई। ये दो बार 4 नहीं है, है ना? ठीक है, एक ही बार है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये वायु या निर्वात में होगी। और अगर माध्यम में देखेंगे, ये भाई दो बार नहीं है ये। ठीक है, ये एक ही बार है, 4। हाँ, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के ऐड हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक ऐड हो जाएगा इसमें। अगर मैं आपसे कहूं कि गोलीय चालक की विद्युत धारिता सीजीएस पद्धति वायु या निर्वात में क्या होगी, बताएं जरा। है आगे का के का मान हट जाता है ना, मैंने बताया तो था। तो क्या बचेगा? पीछे का बचेगा। अरे C बराबर R आ जाएगा। और क्या?
और माध्यम में सी बराबर स्मॉल के है, ये ठीक है, स्मॉल के आर आएगा। ठीक है, ये स्मॉल के है, ठीक है, स्मॉल के आर। ठीक, अरे क्लियर है। चलिए ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संधारित्र। क्या है? संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र का सिद्धांत। अब संधारित्र एक प्रकार की वह युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा चालक के आकार में, आकृति में परिवर्तन के बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। संधारित्र एक प्रकार का ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चालक के आकार, आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। किसके माध्यम से? संधारित्र के माध्यम से। ठीक है, तो संधारित्र समझ में आया क्या है? अब उसमें भी हम सबसे पहले दो प्रकार के संधारित्र देखेंगे। एक होगा समांतर प्लेट संधारित्र और एक होगा गोलीय संधारित्र। तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला याद रखना, एमकेएस पद्धति में क्या होता है। एमकेएस पद्धति वायु या निर्वात में, और उसमें भी सबसे पहले वायु या निर्वात में देख रहे हैं। तो सी बराबर एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। और माध्यम में क्या होगा? माध्यम में, बिल्कुल, वेरी गुड। तो हो जाएगा सी बराबर स्मॉल के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। तो सीजीएस में क्या होगा आपको पता है? सीजीएस में के हट जाएगा, मतलब एप्सिलॉन जीरो हट जाएगा यहाँ पर। के नहीं हटेगा, एप्सिलॉन जीरो हट जाएगा। तो सी बराबर क्या आ जाएगा? ए अपॉन फोर पाई डी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? माध्यम में के आ जाएगा, के ए 4 पाई एप्सिलॉन जीरो डी। ठीक है, ठीक है। ऊपर, ऊपर इसमें है। अच्छा, क्या हो गया सोनू? नहीं, यही होता है, क्यों सोनू? फोर पाई, हाँ, हाँ, अच्छा। इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, क्या है, शायद इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। सोनू देखना जरा, देख के बताना। हेलो, जल्दी। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई शायद।
इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए, जल्दी बताओ। क्या होगा? तो पूरा बताओ ना क्या होगा। अच्छा ये वाला, ये क्या होगा? सी बराबर ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जीरो और फिर डी। ये कर लेना भाई। ठीक है, इसको काट लेना। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सी बराबर ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो डी। ठीक है, और ये वाला तो ठीक है ना, माध्यम में सीएम। स्मॉल के अकेला जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एप्सिलॉन जीरो का मतलब है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो का क्या मतलब है? वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है प्लेट का क्षेत्रफल। और ये जो डी है उसका मतलब है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, अब आपसे अगला टॉपिक रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये आपको अलग से याद नहीं रखना है, इस फॉर्मूले से ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसके फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला है सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। तो ए के साथ में सी का कैसा रिलेशन है? समानुपाती रिलेशन है। आप देख पा रहे होंगे सी समानुपाती ए, देख पा रहे हैं इसको? तो इसका मतलब ये है कि जब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सी का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये डी जो है, डी मतलब प्लेटों के बीच की दूरी है, तो इसके साथ में सी का कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती। अरे यही है। तो जब जब डी बढ़ेगी मतलब सी का मान क्या होगा? हाँ, तो देखिए पहला है प्लेट का क्षेत्रफल, तो इसमें लिखा है प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता भी बढ़ जाएगी क्योंकि समानुपाती रिलेशन है। दूसरा है प्लेट के बीच की दूरी, तो प्लेट के बीच की दूरी कम कर देंगे मतलब ये कम हो जाएगी डी, तो क्या धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी क्योंकि इसके साथ में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। और उसी प्रकार दोनों, हाँ, और उसी प्रकार तीसरा है दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम मतलब स्मॉल के अगर भर देते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। मतलब ये होगा कि माध्यम में धारिता का मान जो होगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसमें के का मल्टीप्लाई भी होगा अलग से। तो के का मल्टीप्लाई जब भी किसी चीज का गुणा होता है तो वो मान जो है ओवरऑल बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ रहे? ठीक है, तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अगला रहेगा गोलीय संधारित्र। देखिए गोलीय संधारित्र, इसके भी फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे गोलीय संधारित्र के। ठीक है, गोलीय संधारित्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये इस टाइप से कुछ गोलीय संधारित्र बनता है। ये अर्थिंग है। अब इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, एक तो ये अंदर वाली होती है और एक त्रिज्या ये बाहर वाली, ये बड़ी वाली होती है। ठीक है, तो इसको बी और इसको ए। तो इसका फार्मूला एमकेएस पद्धति वायु या निर्वात में क्या होगा? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, माध्यम में, माध्यम में स्मॉल के ऐड हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, स्मॉल के आ जाएगा। ठीक है, सीजीएस में क्या होगा भाई? अरे सीजीएस में वायु या निर्वात में
4 पाई एप्सिलॉन जीरो हट जाएगा, सी बराबर ए बी बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। और माध्यम में क्या हो जाएगा, माध्यम में सी बराबर के ए बी अपॉन बी माइनस ए। अरे क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अब इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें से एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको। ये आगे लिखा है नीचे, क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो गोलीय चालकों की सहायता से संधारित्र बनाया गया है, तो उसकी धारिता ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो त्रिज्या दी है किस में दी है, एमकेएस में या सीजीएस में। तो ये किस में दी है, सीजीएस में दी है। तो सीजीएस में दी है तो इसका मतलब सीजीएस वाला फार्मूला हम लगाएंगे। और गोलीय संधारित्र है, तो अभी बताया था मैंने सीजीएस पद्धति वायु या निर्वात में क्या फार्मूला होता है, ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ए बी इंटू ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। ए कितना है, कितना है 6 इंटू 10 अपॉन 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 4। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 5 दिया 15। तो 15 आंसर बताएं जरा, यूनिट क्या आएगी धारिता की यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होती है धारिता का, सीजीएस मात्रक बताएं जरा। स्टेट फैराड आएगा आंसर, 15 स्टेट फैराड। ठीक है, यहाँ जो ज्यादा वाली हुआ करे ना, उसमें से कम वाला माइनस कर दिया करो नीचे, अगर कंफ्यूजन होगी सर कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वाला होगा हमेशा बी, क्योंकि बी बड़े गोले की बाहर वाली त्रिज्या है तो ज्यादा होगी। क्लियर है यहाँ तक, अरे भाई क्लियर है क्या। चलिए आगे कुछ संधारित्रों के संयोजन है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन। समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन। तो इसमें दो प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं समांतर प्लेट में, एक तो बनता है सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, अनुज जी मैसेज मत करो बेटा, और एक बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी सबसे पहले हम देख रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो क्या होती है, अगले संधारित्र की पहले प्लेट से जुड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई संधारित्र में बनाया, तो इसकी ये वाली पहली प्लेट हो गई मान लीजिए, और इसकी ये दूसरी प्लेट है, तो इसकी दूसरी प्लेट क्या होगी, अगले संधारित्र से जुड़ी रहती है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, इसका ये 1 हो गया, इसका ये 2 हो गया। तो देखिए पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट जो है वो किससे जुड़ी है, अगले संधारित्र की पहली प्लेट से। और ऐसा क्रम जब हमको देखने को मिलता है पूरे संयोजन में, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये कितने लोगों को समझ में आया, क्यों भाई श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया सीरीज। आगे इसमें भी ऐसा ही होता है, ये फिर ये रहेगा। ठीक है, तो इसकी ये 1 होगी, इसकी 2 होगी, मतलब कि ये इसकी दूसरी वाली इससे पहली वाली, मतलब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट उससे बाद वाले जो संधारित्र होगा उसकी पहली प्लेट से जुड़ा होता है। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का आवेश समान होगा, ध्यान रखना। आवेश तो सभी में समान होगा किंतु इनका जो विभव होगा वो अलग अलग होता है। क्या होता है? आवेश सभी जगह समान होगा संधारित्रों में। हाँ, क्यू समान होगा और वी जो है वो डिफरेंट होगा। और अगला एक और पॉइंट है, संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें जो परिणामी धारिता होगी, मतलब जो ओवरऑल जो हम धारिता निकालेंगे उन सभी की, जितने जो संयोजन में जुड़े हैं, वो धारिता का मान सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होगा। इसका मतलब मैं अभी एक न्यूमेरिकल में समझा देता हूँ। अभी आपको ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारिता का मान आएगा वो दिए गए क्वेश्चन में जो भी धारिता दी है उसमें जो सबसे कम वाली धारिता है उससे भी कम आएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ। अगला न्यूमेरिकल है कि 1 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोजन की धारिता क्या होगी। तो अभी हमने पॉइंट पढ़ा है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की जो परिणामी धारिता आएगी वो कितनी आएगी? कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम आएगी, ये बात तो डन है। तो कम वाला कितना है? एक है, 1 माइक्रोफैरड। इन दोनों में कम कौन सा है? 1 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो एक से तो कम ही आएगा। अब कितना आएगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। ये बात क्लियर है क्या? ये तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग। चलिए, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर आप एक काम करना, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो अगर ध्यान रखना है, पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो, आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। ये C1 है पहला संधारित्र, ये C2 दूसरा, और ये तीसरा, और डैश 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 इसमें बहुत सारे एन लगा दिया, मतलब बहुत सारे संधारित्र जुड़े हैं। तब हम फार्मूला इसकी, अगर हम संयोजन की परिणामी धारिता निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है C डैश बराबर परिणामी धारिता बराबर, या एक काम करिए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, एक मिनट, इसका फॉर्मूला होगा 1/C डैश बराबर, फार्मूला होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और जितने भी होंगे उसको हम 1 में करके जोड़ देंगे n तक। तो ये आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फाइनली हमारी परिणामी धारिता निकल आएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? और अगर दूसरी वाली कंडीशन में, अगर मान लो दो संधारित्र आपको दिए हैं, कितने दिए हैं? दो संधारित्र हैं, दो संधारित्र हैं, तो दो संधारित्र के लिए फार्मूला इसमें दो आ जाएंगे। 1/C डैश बराबर क्या आ जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। तो दो हैं तो दोनों के लिए हम ऐड कर देंगे 1 के अपॉन में करके, और इसको सॉल्व करेंगे तो परिणामी धारिता निकल आएगी। क्लियर है? और दोनों अलग अलग होना चाहिए। C1 C2 का मतलब है कि दोनों की धारिता अलग अलग होना चाहिए। और अगर ऐसा कंडीशन बन जाती है कि मान लीजिए आपको संधारित्र दिए हैं समांतर श्रेणी क्रम में और उनकी धारिता सबकी सेम है, मान लीजिए ये भी C है और ये भी C है और ये भी C है, तीनों C हैं, और ऐसे बहुत सारे जुड़े हैं n तक। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है C डैश बराबर परिणामी धारिता बराबर, आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे C
और जितनी संख्या है उसमें से उसको डिवाइड कर देंगे। तो सी डैश बराबर सी अपॉन एन। क्लियर है? एन का मतलब है संधारित्रों की संख्या। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बताएं जरा। तो मुझे बताएं आप, ये वाला जो है इसमें दो संधारित्र हैं इस क्वेश्चन में। तो दो संधारित्र हैं और दोनों की धारिता अलग अलग है। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास आता है C1 × C2 अपॉन C1 प्लस C2। या आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं कि दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। इससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये आएगा हमारे पास सी डैश बराबर दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। तो हम डायरेक्ट ही लगा देते हैं दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। तो कितना आएगा आंसर? क्या आ जाएगा? सी डैश बराबर C1 1/1 × 3 1 + 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/4 3/4 माइक्रोफैरड इनकी परिणामी धारिता आएगी। क्लियर है? ऐसे सॉल्व कर लोगे? अरे यहाँ तक क्लियर है?